जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के 28 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें जो आपका 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आपका सबसे पहले दिया गया खंड का पठित बोध, जिसमें निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया कहानी के जैसा, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने को नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें आपका यहाँ पर गद्यांश में लिखा हुआ है कि मुखिया किसे कहते हैं। मुखिया शब्द मुख से निकला है और जिस प्रकार मुख सब अंगों में श्रेष्ठ है और यदि वह काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग निकम्मे हो जाएंगे, उसी प्रकार मुखिया भी एक पूज्य सदाचारी श्रेष्ठ सज्जन पुरुष है। और मुख के 2 कार्य हैं, कौन कौन से? खाना और बोलना। आगे इसमें लिखा हुआ है कि खाने और बोलने का एक समान द्वार है और सच्चा मुखिया वही है जो सोच विचार करके बोले और किसी का पैसा भी न खाए। आगे इसमें लिखा हुआ है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसका मुख दिल में हो अर्थात सोच कर बोले, और मूर्ख हुआ है जिसका दिल मुख में हो अर्थात जो उसके मुख में आए वह कह दे। मूर्ख व्यक्ति का पहचान क्या है कि उसके मुख में जो जो आता है वो अनशन बोलता रहता है। आगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि आप भी अगर संकल्प मन धारण करोगे और अशुभ वचन मुख से न निकालोगे, सोच समझ कर बोलोगे तो आपकी पौ 12 यानी कि हर तरफ से आपको फायदा ही फायदा होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ लिया है। दोस्तों इसके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो आपका 5 प्रश्न पूछा गया तो उसके उत्तर को हम लोग देखें। तो इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि मुखिया शब्द कहां से निकला है। तो मुखिया शब्द जो मुख से निकला है, जो ऊपर के गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान होती है। तो मूर्ख व्यक्ति की जो पहचान होती है कि उसका जो दिल होता है वो मुख में होता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि मुख का क्या कार्य होता है। तो मुख का कार्य होता है खाना और बोलना दोनों, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सोच समझकर बोलने वाला व्यक्ति कैसा होता है। तो वो जो है बुद्धिमान होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका दोस्तों आगे आपका दिया गया निर्देश में कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर एक कविता दिया गया है और इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना और पढ़ने को नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जिसमें आपका कविता में जो दिया गया है, इसमें दिया गया कि जेठ हो कि हो पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं और छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई आम नहीं। और आगे लिखा हुआ है कि मुख में जीव शक्ति भुजा में जीवन में सुख का नाम नहीं और वसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं। और बैलों के ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं और बंधी जीव आंखें विषम गम सखा शायद आंसू पीते हैं। तो इस तरह से आपका कविता दिया हुआ था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो 5 प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर को हम लोग देखें। तो इसमें आपका छठा प्रश्न पूछा गया कि वसन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों वसन का जो अर्थ होता है कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही होगा। इसका आपका अगला प्रश्न है कि बैलों के बंधु क्या खाकर जीते हैं। तो बैलों के जो बंधु हैं वो गम खाकर जीते हैं, जो ऊपर के कविता में हम लोगों ने पढ़ा है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका 8वां प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत कविता में किसके जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो उस कविता को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो इसमें जो किसान का जो है मार्मिक चित्रण किया गया है उसके जीवन के बारे में। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तुत पंक्तियों का उचित शीर्षक चुने। उचित शीर्षक मतलब नाम क्या हो सकता है। तो इसका सही शीर्षक होगा हमारे कृषक, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही है। इसका दोस्तों आपका 10वां प्रश्न है कि आराम किसको नहीं है। तो कृषकों को आराम नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। इसका दोस्तों आगे आपका दिया गया खंड ख, जिसमें रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। जिसमें आपका 11वां प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहां प्रकाशित हुआ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, कोलकाता। कोलकाता में ही जो है सबसे पहले हिंदी का पहला
समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था? यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क। इसका दोस्तों आपका 12वां प्रश्न पूछा गया कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, जिज्ञासा। 12वें प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख। इसका दोस्तों आपका 13वां प्रश्न है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, उदंत मार्तंड। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो उसमें जो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। इसका बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पत्र जो होता है आपका दो तरह का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही होगा। इसका बाद आपका अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ था? जो पहला समाचार पत्र है तो इसका प्रकाशन जो है 1826 से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही होगा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? तो दोस्तों फीचर जो है वो आपका जो विषय प्रधान मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग से होगा, प्रतीक से है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं? तो दोस्तों फीचर लेखन में कुल मिलाकर के जो है 3 आयाम होते हैं, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ख। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि निबंध साहित्य की एक विद्या है, कैसी विद्या है? तो निबंध जो है वो आपका जो गद्य है, समझ गए, गद्य। कविता पद होता है और बाकी निबंध वगैरह जो गद्य होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 20वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका दिया गया खंड ग, जिसमें पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 का उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो गद्यांश है आपके पाठ्य पुस्तक से उठा करके यहाँ पर दिया गया है और इसको पढ़ने के और नीचे दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका लिखा हुआ है कि घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे, बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा घर भी नहीं जाता, यही काम आगे इसी में लिखा हुआ है, काम करता है और बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। और चमेली के पति सीधे साधे आदमी है, पल जाएगा बेचारा, किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा भी भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु वो कर नहीं पाता और इस तरह दिन बीत रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस गद्यांश को पढ़ लिया। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित जो 4 प्रश्न है उसके उत्तर को देखें। तो इसमें आपका 21वां प्रश्न पूछे गए हैं कि गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ग होगा, उसके बुआ और फूफा ने। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि गूंगे के फुआ फूफा उसे क्यों मारते पीटते थे? तो इसका सही उत्तर होगा कि वह बाजार में जाकर पल्लेदारी करे। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसके बुआ फूफा उसे खाने के लिए क्या देते थे? तो ऊपर में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार होगा बाजरे व चने की रोटियां। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गूंगा किस बात पर कभी नाराज नहीं होता था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, बच्चों द्वारा चिढ़ाने पर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 तक के उत्तर दीजिए। यानी कि ये जो कविता आपकी किताब से उठा करके यहाँ दिया गया है और इसको पढ़ना है, पढ़ने को नीचे दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जिसमें आपका कविता है कि धूप छां के रंग की रेती, अनिल उर्मियों से सर्वांकित, नील लहरियों में लोडित और पीला जल रजत जलद से बिंबित और सिकता सलील समीर सदा से और स्नेह पास में बंधे समुज्वल। समझ गए? तो ये कविता दी गई है, इसमें उच्चारण में कुछ गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो उस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर को देखें तो आपका 25वां प्रश्न पूछा गया कि सायंकाल के समय गंगा के तट पर बालू लग रही है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, धूप छाही। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि सिकता सलील समीर सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों के
कवि कौन है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि सभी किसके पास बंधन में बंधे हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, यानी कि स्नेह से। इसके बाद आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? तो ये ईदगाह कहानी से दिया गया जो प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग होगा, 3 पैसे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, प्रमोद। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टॉर्च बेचने वाले का दोस्त जनता के मध्य क्या माना जाता है? तो जो माना जाता है, आप लोग जो ऑप्शन नंबर घ में देख रहे हैं ये सभी हो जाएगा, यानी कि वह जो है साधु, दार्शनिक और संत तीनों माना जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न है कि खाना बदोश कहानी में भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सूबे सिंह किस प्रकृति का है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, यानी कि ईमानदार है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार राजा महाराजाओं को किससे फुर्सत नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका पूजा होगा, भोजन होगा, झूठी गप, ये तीनों सही, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कबीर के पहले पद में किसके धर्मांतरण पर प्रहार किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, हिंदू और मुसलमान। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास ने अपने काव्य में किस रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क होगा, वात्सल्य का। समझ गए? इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है 36वां प्रश्न की देव की कविता हंसी की चोट के अनुसार गोपियों के शरीर में 5 तत्वों में से कौन सा तत्व शेष रह जा गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ होगा, यानी कि आकाश तत्व। ठीक है। इसका बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा महादेवी वर्मा को किस सम्मान से विभूषित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से। समझ गए? पद्म भूषण। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपनाम से रचना करते थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, आत्री। नागा अर्जुन को जो है आत्री के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि मकबूल ने आयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ग, भूगोल और इतिहास वाला बेचा था, आप लोग किताब में पढ़े हैं। इसके बाद आपका जो अंतिम और 40वां प्रश्न पूछा गया है कि शरद चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि शौक पालना, इसका जो निषेध था। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के छात्रों के 28 फरवरी को होने वाले हिंदी इलेक्टिव के बोर्ड एग्जाम के लिए कुल मिलाकर के 40 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। और दोस्तों इसके बाद आपके लिए और भी वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।